हाँ जी, क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियर, BSc नर्सिंग, CET पैरामेडिकल, CET वगैरह वगैरह बहुत सारे और दूसरे तैयारी करते हैं। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन तो यहाँ के बच्चे करते ही हैं, लेकिन जो ऑनलाइन है अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में आप तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एक बहुत ही अच्छा मोड है जहाँ पे आप घर बैठे आप अच्छे से अच्छे टीचर से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये यूनिवर्सिटी के AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं फॉर्म से रिलेटेड, टेस्ट डेट, प्रीपोन, पोस्टपोन वगैरह वगैरह से, तो उसके बारे में आपको पता रहे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल पे हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास है बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, 9th का तैयारी है, 11th की तैयारी, बहुत सारे अवेलेबल है। तो अगर आप सिर्फ सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये किसी भी क्लास की जो तैयारी करनी है वो सारे कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक, हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 11th वर्क एनर्जी पावर, और पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था कि वर्क डन का क्या रिलेशन होता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक छोटा न्यूमेरिकल भी किया था वेक्टर के पॉइंट को देखते हुए। तो अब हम लोग उसके आगे चल रहे हैं। ठीक है, उसके आगे चल रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, तो मैं इसको पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके दिखाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। A uniform chain of length 2 meter is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge of the table. The total mass of the chain is 4 kg. What is the work done in pulling the entire chain on the table? ठीक है, छोटी वाली बोतल ले रहा है, छोटी वाली बोतल पी रहा है, ढोल बजाता डम 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 बजा रहा है, फिर उसका नशा उतर रहा है, फिर थोड़ी देर इससे पहले भी ऐसे ही तो किया था ना थोड़ी देर। हाँ, सवाल क्या है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या सवाल दे रखा, तो ये सवाल मैंने पढ़ दिया। क्या है कि एक चैन है जिसका जो लेंथ है 2 मीटर का है और उसका टोटल मास 4 kg का है, एक टेबल पर रखा हुआ है। उसका 60 सेंटीमीटर जो वायर है, वो चैन है, वो नीचे की तरफ लटका हुआ है। ठीक है, अब इस चैन को जो नीचे लटका हुआ है इसको ऊपर की तरफ खींचना है, ऊपर की तरफ खींचना है ऐसे। तो टोटल कितना वर्क डन होगा या टोटल कितना वर्क डन करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो क्या बताए, ये जो पार्ट है जो लटका हुआ नीचे की तरफ, ये 60 सेंटीमीटर है
और वो टोटल लेंथ कितना है 2 मीटर का है। तो 2 मीटर का सेंटीमीटर नीचे लटका हुआ है, इसको वापस खींचना है, तो खींचने के लिए टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो 2 मीटर लेंथ चैन है, इसका टोटल मास जो ना 4 kg का है, 2 मीटर का। ठीक, तो ये जो मास है जो लटका हुआ है वो तो 60 सेंटीमीटर है, तो कितना मास लटका हुआ है वो पहले निकालते हैं। ठीक है, टोटल मास जो दे रखा है हमारा, टोटल मास 4 kg, टोटल लेंथ 2 मीटर, हैंगिंग लेंथ क्या दे रखा 60 सेंटीमीटर, मीटर में 0.6 मीटर आ जाएगा। हैंगिंग मास ये आ जाएगा कितना, देखो 2 मीटर लंबा वायर का वजन है 4 kg, तो 0.6 मीटर जो हैंग कर रहा उसका मास कितना होगा, तो ये आ जाएगा 4/2 इंटू 0.6, इतना आ जाएगा। 2 से कैंसिल कर देंगे, 1.2 kg, यानी 1.2 kg जो ना हैंग कर रहा है। ये कैसे कर दिया ये आप जानते हैं। देखो टोटल 2 मीटर लेंथ था तो उसका मास था 4 kg, अगर 1 हुआ तो ये 4/2 आ जाएगा, और 0.6 लिया तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया। ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई। इतना मास जो है ना लटका हुआ है, और इसका लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर। अब क्या बताते, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बीच में होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा। तो अगर ये टोटल 6.6 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, इसका जो डेप्थ होगा वो 0.3 मीटर होगा। ये जो टोटल लेंथ तो 0.6 मीटर यहाँ से है ना, तो इसके बीच में होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी कभी वर्क डन करते हैं तो फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स लगाएंगे तो हम लोग इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खींच के जब यहाँ तक लाएंगे तो उतना ही हमें वर्क डन, एनर्जी वर्क डन करना पड़ेगा। खाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी को यहाँ तक लाना है, टेबल पे लाना है, नीचे पूरा लेंथ की जरूरत नहीं है। खाली सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर टेबल पे आ जाएगा तो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा, और ये पूरा चैन आराम से खींचता हुआ चला जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक, तो इसका जो लेंथ है यानी डिस्टेंस है 0.3 मीटर है। ठीक, अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन टू पुल द चैन, वर्क डन टू पुल द चैन, ठीक है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो है फोर्स जो होता है एक्स को हम लोग m इंटू जी वेट भी लिख सकते हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। यहाँ पे जो मास है, इस पूरे चैन का जो मास है वो है 1.2, ये वाला यहाँ पे 1.2, और g का वैल्यू हम लोग 10 ले लेते हैं, और ये s जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उसका जो लेंथ है वो 0.3 है। ठीक है ना, 0.3 है। तो इसको जो टोटल फोर्स लगेगा कितना आ जाएगा, ठीक है 3.6 जूल, इतना वर्क डन हो जाएगा, इतना वर्क डन 3.6 जूल वर्क डन। ठीक है ना, ये आ जाएगा हमारा। कहाँ तक समझ में आई ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना उसको यूज करके वर्क डन में इसको आता है, तो इसलिए मैंने इसको करा दिया कि मुख्य सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे यूज करते हैं इसमें, तो मैंने इसीलिए इसको कराया, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। टॉपिक है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, वर्क डन
by the variable force. Work done by the variable force. ठीक है ना। वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है हमेशा बराबर नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो अगर वेरिएबल फोर्स लगाते हैं तो उस वक्त जो वर्क डन होता है तो कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स एक ग्राफ बता रहे हम लोग। ये ग्राफ लेते हैं हम लोग, ये हमारा डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस है ये, और ये हमारा फोर्स है इन टर्म ऑफ एक्स। तो एक फोर्स लगाते हैं हम लोग ऐसे, ये फोर्स का वैल्यू है। अगर हम लोग कांस्टेंट फोर्स से लगाते ना, तो ये जो कांस्टेंट फोर्स लगाते तो कांस्टेंट फोर्स ऐसा होता, ठीक है ना। और कांस्टेंट फोर्स और ये हमारा डिस्टेंस, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक फोर्स हो जाएगा और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगा, जहाँ तक भी ले जाते हैं। फिर इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक, एक हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका एरिया जो होगा वो एफ इंटू एस होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे हम लोग रेक्टेंगल में एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एरिया हो जाएगा। और यही हमारा वर्क डन कहलाता था, ठीक है ना, वर्क डन। ये तो तब था जब फोर्स कांस्टेंट था, कांस्टेंट फोर्स था, तब की बात है। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स चलेगा ऐसे, यानी कभी कम कभी ज़्यादा फोर्स लगे, तो ऐसे कंडीशन में टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर वेरिएबल फोर्स होता है तो पहले हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं एक्स पे, और ये लास्ट वाला जो है ना इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक्स पे। ठीक है, ये फोर्स पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये इनिशियल फोर्स है और ये हमारा फाइनल फोर्स है, ठीक। और इसमें जो है बहुत छोटे छोटे थिन स्ट्रिप बनाते हैं, ऐसे थिन स्ट्रिप बना लेते हैं, इतना छोटा छोटा बनाते हैं कि ये जो उठा जा रहा ना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, ऐसे। कितनी बात समझ में आई। ये बहुत थिन स्ट्रिप बना लेते हैं, थिन स्ट्रिप बना लेते हैं। इसमें क्या है, ये तो हमारा ठीक है, नीचे का तो लेंथ मान लो ये हम लोगों ने एक सिलेक्ट कर लिया, तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इतना थिन स्ट्रिप है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मान लेते हैं। और अब जो है ये तो हमारा रेक्टेंगल बन जाता है, ये एक थिन स्ट्रिप रेक्टेंगल बन जाता है, ठीक। ऐसे ही सब थिन स्ट्रिप रेक्टेंगल होते हैं, थिन स्ट्रिप। जैसे इसको भी लेंगे, मान लो इसको सीधा कर लिया, तो ये जो है हमारा, ये जो है ये ऐसे ही थिन स्ट्रिप बहुत सारे हैं, और सबका जितना वर्क डन होगा उस सबको प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो फोर्स है वेरिएबल फोर्स है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग फोर्स मिल लगता है। लेकिन अगर बहुत छोटे से डिस्टेंस लेते हैं तो उस छोटे से डिस्टेंस में जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट मानते हैं। जैसे ये वाला फोर्स कांस्टेंट मान लिया, यहाँ पे इसके हिसाब से ये फोर्स कांस्टेंट मानते हैं। ये पहले और आखिरी टर्मिनल पे जो फोर्स होगा हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फोर्स का वैल्यू हो जाएगा और ये डिस्टेंस का dx हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये फोर्स हो जाएगा, वेरी कांस्टेंट फोर्स होगा, और ये स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा। इसमें कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, ऐसे ही थोड़े 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 जितने भी वर्क डन है सबको प्लस कर देंगे यहाँ से वहाँ तक, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, टोटल वर्क डन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, is calculated by making very thin strips where it is consider that force is constant। ठीक है ना, कांस्टेंट, यानी ये थिन स्ट्रिप बनाते हैं और यह मानते हैं कि ये फोर्स जो है यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो ये वाला फोर्स हो जाता है, और यहाँ पे एक बहुत थिन चौड़ी सी थोड़ी सी पट्टी सी होती है, dx डिस्टेंस हो जाता है। नाउ द वर्क डन ऑफ थिन स्ट्रिप इज, वर्क डन ऑफ अ थिन स्ट्रिप is given as dw is equal to f into dx। ये तो फर्स्ट तो कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये dx थिन डिस्प्लेसमेंट होता है, ये होता है। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है, अगर हम लोग यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ x i ले लेते हैं, ये x f ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क डन जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो टोटल वर्क डन कितना होगा, ये हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी डब्ल्यू, ठीक है, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक। ठीक है, ये हम लोग लिमिट लगा दिया, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक जब ले जाएंगे तो टोटल वर्क डन कितना होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है एफ डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं एक्स आई एफ एक्स तक। तो ये हमारा तरीका है निकालने का वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स से। बाकी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, मैं एक अगला टॉपिक में बताने जा रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन बाद में करेंगे। मिटा दे इसे। ठीक है, आगे क्या दे रखा हमारा, ये तो हमारा वर्क डन के जो बेसिक कंसेप्ट थे हो गए हैं, और वेरिएबल फोर्स का मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे। आगे दे रखा है एनर्जी। एनर्जी जानते हैं, तो एनर्जी का हम लोग शुरू करते हैं इसको। एनर्जी का डेफिनेशन कैसे देते हैं, एबिलिटी टू डू द वर्क, ability to do the work is called energy। क्या मतलब हुआ कि कितना काम कर सकते हैं हम लोग, कितना काम कर सकते हैं उतना ही एनर्जी होता है। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी कम होगा
तो कम काम करेगा, और किसी के पास ज़्यादा एनर्जी होगा तो ज़्यादा काम करेगा। तो एबिलिटी टू डू द वर्क, कितना वर्क कर सकता है कोई बॉडी, वही उसका एनर्जी कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं जब हम लोग खाना पीना करते हैं तो एनर्जी, पेट भरा होता है तो थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा होता है तो उस वक्त काम ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन जब भूख लगता है तो हम लोग फिर उसका काम करने की थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है, डाउन हो जाता है। आमतौर पे जैसे हम लोग रमज़ानों में देखते हैं कि सुबह में खाए रहते हैं तो सुबह तो पूरा एक्टिव रहते हैं, स्कूल जाओ कहीं भी जाओ, लेकिन जैसे दोपहर के बाद का टाइम आता है तो दोपहर के बाद बिल्कुल ठंडा होने लगते हैं, काम नहीं होता, छोटे छोटे काम से भी नहीं होते, ठीक है ना। और फिर इफ्तार खाने के बाद क्या होता है, फिर टनाटन हो जाते हैं, फिर मोहल्ले में दंगा लगा रचाते हैं बच्चे, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि एनर्जी जब होता है तो काम ज़्यादा होता है, एनर्जी कम होता है तो काम कम होता है। तो काम कितना कर सकता है कोई चीज़, उसी के हिसाब से उसका एनर्जी काउंट होता है। कितनी बात सुनी, ये तो हो गया एनर्जी, ठीक। अब बोला क्या, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। जैसे बोला क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ऐसे ही दे रखा हम लोगों ने, टाइडल एनर्जी भी होता है, टाइडल एनर्जी है, एनर्जी है, विंड एनर्जी भी होता है, विंड एनर्जी है। इसी तरह दे रखा सोलर एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी, ठीक है ना। थर्मल एनर्जी भी है, थर्मल एनर्जी भी होता है। ऐसे ही दे रखा न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी भी होता है। कहने का मतलब ये है कि बहुत टाइप के एनर्जी होते हैं, बहुत तरह के। मस्कुलर एनर्जी भी होता है, जो हम लोग मसल से लगाते हैं, मस्कुलर एनर्जी भी कहलाता है। तो बहुत सारे टाइप के एनर्जी हैं, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, ये जो दो टाइप के एनर्जी है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये जो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों को एक साथ जब लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं इन दोनों को मिलाकर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एनर्जी, नोट कर लिए, फिर मिटा के मैं आगे बताता हूँ। ठीक है ना, क्या डेफिनेशन दे रखा है, द एनर्जी possessed by a body, by a body, by a body, body by virtue of its motion, by virtue of its motion, its motion is called काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब हुआ कि कोई बॉडी के अंदर उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है वो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या दे रखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन के बराबर होता है, जितना एनर्जी काइनेटिक एनर्जी यूज होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। अब हम लोग कैसे दिखाएंगे काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, वो हम लोग एक छोटा सा रिलेशन है मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, जैसे एक बॉडी को मानते हैं हम लोग यहाँ पे, ये बॉडी जो ना रेस्ट में है, मान ले हम लोगों ने रेस्ट में है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये मूव करते करते यहाँ पहुँच गया और इसकी जो वेलोसिटी है v हो गया, इसकी वेलोसिटी। ठीक, अब ये इनिशियली तो रेस्ट में था, वेलोसिटी अब चलते चलते इतना डिस्टेंस जाने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हुआ है, फाइनल वेलोसिटी v आ गया है। ठीक, तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? ठीक, फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, क्योंकि इतना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, तो डिस्टेंस लेके करेंगे फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ v स्क्वायर तो है मगर u 0 है, 2as है। तो एक अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो v स्क्वायर अपॉन 2s, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा। अब क्या बताया कि जब भी कभी हम लोग वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? नाउ वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फोर्स होता है वो m इंटू ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये तो मास है और एक्सेलरेशन की जगह पे ये ले लेते हैं हम लोग, v स्क्वायर अपॉन 2s, ये s हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे नहीं, आगे लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये m है और ये a है, v स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है, इंटू s, इंटू s। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये देखो s से ये s कैंसिल हो जाएगा और ये जगह हाफ mv स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया हमारा। तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv स्क्वायर के, सॉरी वर्क डन जो है, ये वर्क डन जो है हमारा, ये है वर्क डन। ठीक है ना, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पे डालेंगे ये v स्क्वायर अपॉन 2s, s कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन जो ना हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, जो वर्क डन होता है वही काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वही वर्क डन होता है। तो यहाँ पे एक थ्योरम है, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वो हम जरा सा कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स के रेस्पेक्ट में दो डराइव है, वो मैं डराइव कर देता हूँ। ये डराइव इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डराइव जो है ना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो मैं ये दोनों करा देता हूँ आज। ठीक, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, जब कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो उसको दिखा रहे हम लोग। क्या बताया, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज फ्रॉम u टू v, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी changes from u to v, when a constant force after covering a distance of s, when a constant force act, when a
constant force x, then v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। जब एक कांस्टेंट फोर्स लगता है तो फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी होता है, और सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल किया, एस डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इनका जो रिलेशन होता है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी डिस्टेंस और एक्सेलरेशन का, तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय multiplying both sides by half m, we get, दोनों तरफ हाफ एम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2as इंटू हाफ एम। ठीक है ना। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, हाफ से हाफ नहीं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा एम ए एस, और ये आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है। ये क्या है, फाइनल है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, देखो m इंटू ए को तो फोर्स लिख देते हैं, और ये s डिस्टेंस हो जाता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये जो फोर्स इंटू डिस्टेंस है वर्क डन के बराबर होता है। कितनी बात सुन में आई। तो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन। ठीक है। तो ये लिखते हैं हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम का ये रिलेशन होता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा वो एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाएगा, वर्क डन के बराबर होता है। तो कोई भी बॉडी कितना वर्क डन होगा उसके जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना वर्क डन होगा, या जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है वो वर्क डन के बराबर होता है। ये तो हम लोगों ने तब लिया जब फोर्स कांस्टेंट था तब। अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो कैसे निकालेंगे, तो वो भी निकाल देते हैं। ये दोनों याद कर लिया, क्योंकि वेरिएबल वाला ज़्यादा चांस है, क्योंकि वेरिएबल है ना उसमें कैलकुलस का यूज़ होता है, और आमतौर पे छोटे छोटे डिराइव भी लोग दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा डिराइव नहीं है, ये 2-3 लाइन का है ये। तो अब हम लोग करने जा रहा है ये व्हेन फोर्स इज वेरिएबल। ठीक, वर्क एनर्जी। जी बेटा बताए। Constant force acts then, when the velocity of the body changes from u to v after covering a distance of s, when a constant force acts then, यहाँ पे एक छोटा सा कॉमा लगाना पड़ेगा, then ये रिलेशन हम लोग यूज किया। ये दूसरा जो दे रखा है ये वो दे रखा when variable force when the force is variable, यहाँ पे हेडिंग गलत हो रहा है, when the force is वेरिएबल। ठीक है ना। क्या होता है कि जब फोर्स वेरिएबल होगा तो अलग अलग टाइम में अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का, कभी जब ज़्यादा होगा फिर उससे ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, या कभी कम हो, तो अलग अलग टाइम में फोर्स जो है ना डिफरेंट होता है। तो क्या बताया कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कितना फोर्स लग रहा उसी के हिसाब से उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। ठीक,
और अगर हम लोग वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लेते हैं तो उस वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि स्मॉल टाइम पीरियड ले रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, when a variable force acts on the body, the displacement is very small, ds for a short period of time, ठीक है ना। So work done is, so the small work done is given as dw, small work done, f into f dash ds dash, ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन जो है ना वह डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग एफ डी एस कॉस थीटा लिखेंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो कॉस 0 डिग्री आ जाता है और कॉस 0 डिग्री आता है तो एफ डी एस आ जाएगा ये, ठीक है। ये जो वर्क डन है एफ होगा तो फोर्स जो होता है ना मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन जो होगा डी वी अपॉन डी टी होता है, ये एस हो गया। एक्सेलरेशन याद होगा कैलकुलस में एक्सेलरेशन डी वी अपॉन डी टी लिखा था, बहुत न्यूमेरिकल हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल किए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाहे तो हम लोग इसको एक लाइन एक और बनाते हैं, एम इंटू ए इंटू डी एस, ये एक्सेलरेशन को हटाकर डी वी अपॉन डी टी लगा देते हैं, ये एस हो गया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, एम और ये एस अपॉन डी टी लगाएंगे ना और डी वी अलग कर लेंगे, तो ये एस अपॉन डी टी जो है ना वेलोसिटी होगा, वी डी वी, ये जो वी है वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, वी जो होता है वेलोसिटी एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे कितना वेलोसिटी है वी से दिखा रहे हम लोग, ठीक है ना। और ये डी डब्ल्यू है, डी डब्ल्यू का क्या मतलब होगा, स्मॉल वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, नहीं फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, स्मॉल वर्क डन फॉर ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। अब अगर हम लोग टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दें हम लोग, स्मॉल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या दे रखा, W इज इक्वल टू डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करेंगे और वेलोसिटी u से लेके v तक लेंगे, ये लिमिट ले लिया हम लोगों ने, ठीक। ये जो है ना डी डब्ल्यू का जो वैल्यू है, डी डब्ल्यू का जो वैल्यू यहाँ पे है एम बी डी वी, एम बी डी वी, इससे इंटीग्रेट कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। ये एम मास ऑफ द बॉडी तो कांस्टेंट होता है तो ये बाहर निकल गया, वी डी वी यू टू वी, ये ऐसे आ गया। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं तो v को dv से करेंगे तो पहले जितना पावर होता है उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो इस पे ऑलरेडी 1 का पावर है, इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा,
और ये इनिशियल टू, ये m तो रह गया, ये m है, ये इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी लिमिट लगा लिया। कितनी बात समझ में आई है? अब क्या बताया कि एक बार यहाँ पे अपर लिमिट लेते हैं, फिर एक बार लोअर लिमिट लेते हैं, और ये 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। तो वर्क डन जो आएगा हमारा m/2 तो बाहर निकाल लिया, एक बार अपर लिमिट तो v², एक बार लोअर लिमिट तो u² हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर लिखेंगे तो हाफ mv², और ये हो जाएगा हाफ mu²। देखिए ये mv²/2 हो जाएगा, mu²/2 हो जाएगा, तो वो 2 जो ना हम बाहर निकाल लिए, तो हाफ mv² माइनस हाफ mu² हो जाएगा। ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आई से दिखा दिया। तो क्या समझ में आया? जो W है, W जो है काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके बराबर है। यानी वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो ये एक छोटा सा, जब फोर्स वेरिएबल होता है तब, और जब फोर्स कांस्टेंट होता है तब, छोटे छोटे 3-3, 2-2, 3-3 लाइन के ड्राइव है। तो ये अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं, बड़ा तो नहीं है, तो इसलिए बच्चे आसानी से कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी जितना वर्क डन होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, या जितना एनर्जी कंज्यूम होगा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा एक अच्छा सा टॉपिक एनर्जी से रिलेटेड।